नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में आपको मिलती है यहां पर फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, जैसा आप मुझे बार बार बोल रहे थे कि ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड आपके लिए एक नॉन स्टॉप सीरीज लेकर आई जाए जिसमें आपको मिले वन लाइनर क्वेश्चंस। तो जी हां, उसी आपके सजेशंस पे, आपके कमेंट पे, आपके सुझावों पे हमने वर्कआउट किया है, और उस वर्कआउट के बाद में आप सभी के लिए एक नॉन स्टॉप वन लाइनर की सीरीज आज हम आपको करवाने वाले हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड। और लाइव क्लास सीरीज नंबर यहां पर रहेगी 547। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जी हां, आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाले फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपको डेली लाइव सीरीज मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और आज की सीरीज में सबसे पहला प्रश्न आपको मिलने वाला है कि आंख के रेटिना की परंपरागत जो तुलना है वो किस भाग से की जाती है, जिसमें कैमरे का यहां पर आप कह सकते हैं कि एक तरह से तुलना की गई है। ठीक है, तो आंख का रेटिना है, जो कैमरा आपने देखा होगा उसमें जो फिल्म होता है, ठीक उसी का ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ईईजी का प्रयोग किसकी गति दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो जो आपका ब्रेन है, ब्रेन का टेस्ट करने के लिए, ब्रेन की फंक्शनिंग को चेकआउट करने के लिए जो ईईजी है वो आपका टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि सामान्य मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है। सो भाई तापक्रम, जी हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ये इसी तरह का क्वेश्चन है ना, राजस्थान पीटीआई के अंदर पूछा गया था और वो विवादित क्वेश्चन रहा। विवादित क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि उस क्वेश्चन की सभी को मिली थी ग्रेस मार्क। ग्रेस मार्क का मतलब कि वो क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था, मैं उसका आपको एग्जांपल बताता हूं कि यहां पर देखिए लिखा गया है कि 98.6 फारेनहाइट है, और अगर आप बात करते हैं जहां पर 98.4 फारेनहाइट, ठीक है, तो इस तरह का आपने जरूर लेखा दिखा होगा। तो अगर आप 98 दशमलव, ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं आपको, भाई क्या होगा, चलिए 98.4 अगर आप फारेनहाइट से कंपैरिजन करते हैं डिग्री सेल्सियस का, तो ये 36.9 डिग्री, ठीक है, आपका बनेगा। ठीक है, इसमें 9 डिग्री, ठीक है, 9 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर बनता है। ठीक है, 98.4 फारेनहाइट के अंदर। और ये जो 98.6 फारेनहाइट लिखा हुआ है, इसमें आपका पूरा का पूरा कंप्लीट 37 डिग्री सेल्सियस बनता है। तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। तो ठीक है, आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसके पे काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। देखिए, हमें जो भी हमारे शरीर का टेम्परेचर महसूस होता है, या फिर ये कह सकते हैं जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में जो हाइपोथैलेमस है वो सबसे बड़ा रोल है वो प्ले करता है। क्यों करता है, जैसे देखिए अभी गर्मी का मौसम था, तो गर्मी के मौसम में आपको पसीना जरूर आया होगा, स्वेटिंग हुई है, तो ये जो हाइपोथैलेमस है वो मैसेजेस देता है हमारी स्वेट ग्लैंड्स को, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। जैसे अभी सर्दी का सीजन शुरू होगा तो आपको पसीना आना कम हो जाएगा। तो मेनली जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है उसको नियंत्रित करने में हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है ये काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि वोल्कमान की नलियां कहां पाई जाती है। तो जो स्तनियों की लंबी अस्थियों के अंदर ये पाई जाती है। स्तनियों का मतलब ये है कि जो अपने बच्चों को डायरेक्ट, ठीक है, मिल्क की फीडिंग करते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो ठीक वैसे ही जो स्तनधारी जीव हैं उनके अंदर जो लंबी अस्थियां होती हैं, इनके अंदर वोल्कमान की जो नलियां हैं वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंडरा टेंडन जो है किसकी बनी होती है। तो ये आपकी जो कोलेजन टिश्यूज हैं इनकी बनी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि योग के आविष्कारक कौन है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो योग के आविष्कारक एक तरह से कह सकते हैं कि जो फाउंडर हैं ये है महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन की रसायन चिकित्सा के आविष्कारक कौन है। सो रसायन चिकित्सा के आविष्कारक है यहाँ पर पैरासेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पैरासेल्स किस देश के वैज्ञानिक है। तो ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की लार में मुख्यतः कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो लार के अंदर दो तरह के एंजाइम है, जिसमें टाइलिन जो है ये आपके स्टार्च का पाचन करते हैं, और जो लाइसोजाइम्स है ये आपके कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, और आप कह सकते हैं कि जो आपके जितने भी एक तरह के बैक्टीरिया आपके मुंह में होते हैं उनको खत्म करने का जो आपका लार है काम करती है। ठीक है, तो टाइलिन है ये आपका एक तरह से एंजाइम्स जो आपकी बॉडी के अंदर जो भी आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक है, उसको पचाने में आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत का वजन कितना होता है। तो भाई यकृत का वजन यहाँ पर लगभग
वो आपको मैं बता दूं 1.5 किलोग्राम से लेकर 2 किलोग्राम के मध्य रहता है। ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हैं ये 150 ग्राम, सॉरी 150 ग्राम नहीं भाई, 1.5 किलोग्राम प्लस ये वेट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत के निचले भाग में स्थित थैली को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है गाल ब्लैडर या फिर इसको पित्ताशय कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका लीवर है, लीवर के नीचे जो आपका ये गाल ब्लैडर होता है, पित्ताशय जिसको हम बोलते हैं, इसमें जो भी बाइल जूस बनता है वो आगे स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त किस प्रकार का द्रव है? तो जो पित्त है ये आपका पीले रंग का और बेस बेस्ड रहेगा। ठीक है, मीन्स क्षारीय तत्व रहता है इसके अंदर। नेक्स्ट है पित्त का पीएच वैल्यू कितनी रहती है? तो जो पित्त है इसकी पीएच वैल्यू रहेगी आपकी 7.7। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय क्या है? सो अग्नाशय एक आपका क्या है कि आमाशय के अंदर, ठीक है, आमाशय के नीचे आप इसको कहिएगा। ठीक है, जो स्टमक है मीन्स जो पेट वाला हिस्सा मैं बात कर रहा हूँ, तो पेट वाले हिस्से में ठीक आमाशय के नीचे ग्रहणी को घेरे हुए पीले रंग की एक ग्रंथि है। ठीक है, ग्रहणी, ग्रहणी का मतलब है यहाँ पर जो आपकी आंत है, आंत से घिरी हुई रहेगी। ठीक है, और ये आपकी पीले रंग की रहती है, ग्रंथि है, ग्लैंड्स है, और दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, लीवर के बाद में सबसे बड़ी ग्लैंड यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि छोटी आंत का यू के आकार वाला भाग क्या कहलाता है? तो इसको ग्रहणी कहा जाता है। ठीक है, छोटी आंत का जो यू वाला भाग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रहणी की लंबाई कितनी होती है? तो ये आपकी 25 सेंटीमीटर की रहेगी। ठीक है भाई, शुरू का जो 25 सेंटीमीटर का भाग है जिसको आप कह सकते हैं डेडुनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, तो जो डेडुनम है ये इसको आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है? तो जो छोटी आंत है इसके अंदर पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। 95% जो आपकी न्यूट्रिशन से ऑब्जॉर्ब किए जाते हैं इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ी आंत के कौन से भाग होते हैं? तो बड़ी आंत के अंदर 2 भाग बनाए गए हैं यहाँ पर। ठीक, एक तो कहते हैं कोलन और एक को कहते हैं मलाशय। ठीक है, और वैसे अगर आप बड़ी आंत का भाग देखते हो तो देखिए एक तो ऊपर की तरफ चढ़ेगा और एक नीचे बराबर आता है और फिर एक ऐसे रहेगा। ठीक है, ये वाला भाग आपकी आंत का रहता है, बड़ी आंत। ठीक है, और छोटी आंत इसमें भाई ऐसे घूमती हुई आपने देखी होगी। तो जो ये वाला भाग होता है जो ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, ऊपर चढ़ने वाला होता है आपका असेंडिंग। ठीक है, और ये है आपका ट्रांसवर्स और ये रहता है आपका डिसेंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि छोटी आंत तथा बड़ी आंत को जोड़ने वाली नली को क्या कहा जाता है? तो ठीक है, तो जो जहां पर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन और जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपकी जुड़ती है उसको कहते हैं सीकम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की सीकम के शीर्ष पर उंगली जैसी संरचना क्या कहलाती है? तो इसको अपेंडिक्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य की लार में मुख्यतः कौन से अवयव पदार्थ रहते हैं? तो अवयव पदार्थ में लगभग आपका 99% पानी रहता है और 1% आपके जो एंजाइम्स है जिसमें टाइलिन और लाइसोजाइम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में समान क्रिया वाले सहयोगी अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? तो भाई जो आपके जो छोटे छोटे अंग हैं, ऑर्गन मिलके जो एक तंत्र बनाते हैं या फिर इसको आप सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपकी आइसोफेगस है, स्टमक है, ठीक है, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये आपके क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की पोषक पदार्थों की इकाइयां आपस में किन बंधों के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं? तो ये निर्जलीकरण के जो बंध के द्वारा जुड़ी रहेगी। आहार नाल का पहला भाग कौन सा होता है? तो आहार नाल जिसको आप एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, तो ये आपकी मुख से लेके, ठीक है, मुंह से लेके और एनएस तक की रहती है। सो इसको हम मुख गुहा से इसका कह सकते हैं जो पहला पार्ट है ये आपका रहेगा। इसके बाद में आपका फिर लैरिंग्स वाला जो पार्ट है, ठीक है, जिसमें आपका कह सकते हैं जो ओरो फेरिनेक्स है, ठीक है, और आपका इसके बाद में जो इसमें आइसोफेगस, ठीक है, आइसोफेगस का पार्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि आहार नाल के प्रमुख भाग कौन कौन से? तो आहार नाल के प्रमुख भाग में आप देख सकते हैं कौन कौन से। तो एक तो है मुख गुहा, फिर आपकी ग्रास नली जिसको आइसोफेगस कहते हैं, फिर है आपका स्टमक, ठीक है, और इसके बाद में आपकी इंटेस्टाइन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ स्थित होती है? तो ये आपकी अग्नाशय है, ठीक है, जो आपकी पेनक्रियाज है इसके अंदर पाई जाती है। मुख गुहा के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो जो मुख गुहा का ऊपरी भाग है जहाँ से आपका नाक वाला पार्ट और आपका मुंह वाला पार्ट अलग रहता है, तो इसको हम तालु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि जीभ के सतह पर, ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें को कहा जाता है स्वाद कलिकाएं, ठीक है, टेस्ट बर्ड्स आप इनको कह सकते हैं। और अप्रोक्सीमेट ये लगभग आपकी 10,000 के करीब रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि जीभ के अग्रभाग में किस स्वाद का आपको पता चलता है? तो जो जीभ का अगला भाग है इससे आपको मीठे का पता चलेगा। जीभ के पश्च भाग जो पिछला भाग है इससे आपको किस चीज़ का पता चलता है? आप जो भी खाना खाते हैं उसमें जो कड़वाहट होती है उसका आपको पता चलेगा।
खट्टे स्वाद का आभास जीभ के कौन से भाग करते हैं? तो जो ये बगल वाले जो भाग होते हैं इनसे आपको पता चलता है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बना के बता देता हूँ। चलिए ये आपकी भाई एक जीभ हो गई है, तो जीभ का जो अगला भाग है ये यहाँ पे आपको कह सकते हैं जो खट्टा मीठा तीखा, ठीक है, यहाँ पर लगभग लगभग आपके सेम रहते हैं, लेकिन मीठे का यहाँ पर सबसे ज्यादा टेस्ट बड्स है रहेगी। इसके बाद में जो ये कड़वाहट वाला भाग है आपको जो जीभ का पिछला भाग है यहाँ से पता चलेगा, और जो आप जीभ जैसे कि खट्टा स्वाद है, ठीक है, आपको जो जलन वाला जो भाग है वो यहाँ से आपका पता चलता है कि खट्टा कोई भी चीज है या नहीं है, ठीक है। तो जो बीच वाला ये मिला जुला आसार में यहाँ पर आप सभी का, ठीक है, जिसमें आप कह सकते हैं जो तीखापन है जो आपको महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के दांत कितनी बार निकलते हैं? तो मनुष्य के दांत सिर्फ 2 बार निकलते हैं, तो अपने दांतों की जरूर केयर कीजिएगा, ठीक है, कभी बुढ़ापे में आप जी हाँ फिर मांगते फिरे दांत नकली। चलिए तो ये 2 बार निकलते हैं, और ये बोल रहा है कि मनुष्य के जबड़े में कितने दांत होते हैं? तो ठीक नीचे की तरफ 16 रहेंगे और ऊपर वाले भाग में भी 16 रहते हैं, तो टोटल 32 हो जाएंगे। मुख गुहा के पिछले भाग को क्या कहा जाता है? तो इसको ग्रसनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ग्रसनी कहा जाएगा, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं कि ओरोफेरिनेक्स, ठीक है, ओरोफेरिंग्स, ठीक है। ओरोफेरिंग्स का मतलब है कि जो फेरिंग्स का जो सामने वाला पार्ट आपको मुंह के अंदर, जैसे आप अपना मुंह खोलते हैं और मिरर के अंदर देखेंगे तो बिल्कुल जो सामने आपको डायरेक्ट पार्ट दिखाई देगा वो रहेगा आपका क्या? ओरोफेरिंग्स उसको कहा जाता है, ठीक है, ओरोफेरिंग्स, ठीक है। और जो इसके ऊपर वाला जो भाग दिखाई देगा वो होगा आपका नेजोफेरिनेक्स, ठीक है। और फिर होगा आपका लैरिंगोफेरिनेक्स। लैरिंगोफेरिनेक्स का मतलब है जिसके अंदर आपकी लैरिंग्स और आपकी फेरिनेक्स दोनों ही मिलकर बनती है, ठीक है। तो ये फेरिनेक्स के 3 पार्ट रहते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो जो ओरोफेरिनेक्स है, ओरोफेरिनेक्स से नीचे ही ठीक आपकी आइसोफेगस शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंठ द्वार से आगे एक पट्टी जैसी संरचना रहती है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसको एपिग्लोटिस कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन क्या कहलाता, कहाँ पहुँचता है? तो जो आप खाना खाते हैं और उसके बाद में उसमें जब लार मिल जाएगी, ठीक है, जो आपका सलाइवा जब भोजन में मिल जाएगा तो ये ग्रास नली में से होता हुआ आपके स्टमक तक चला जाता है, मीन्स आपका ये आइसोफेगस में पहुँचता है। ग्रास नली कहाँ खुलती है? तो जिस ग्रास नली मीन्स आइसोफेगस में जो आपने खाना खाया है तो ये आपके आमाशय के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। और जैसे मैंने थंबनेल की बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा होगा आपने, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है जिसमें लीवर भी दिखाया गया, स्टमक भी है, इंटेस्टाइन भी है, एनएस भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप वहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि आमाशय कहां स्थित होता है? तो आमाशय उदर गुहा में बाईं ओर, ठीक है, बिल्कुल हार्ट के ठीक नीचे की तरफ है, ये आपका स्थित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियां का मतलब है कि जो आपके जो इसमें कह सकते हैं जो स्टमक जूस आपका बनता है, ठीक है, तो ये आपके जो गैस्ट्रिक जूस बनते हैं ये आमाशय की भित्ति मीन्स जो मेम्ब्रेन है, जो स्टमक की जो मेम्ब्रेन होती है, जो लेयर है, इसके म्यूकोसा में स्थित रहती हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा ब्लड से रिलेटेड यहाँ पर, क्योंकि ब्लड जी हाँ तेरा मेरा खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारा रिश्ता है वो फिजिकल एजुकेशन फैमिली का है। तो यहाँ पर एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसी बात पे। और जी हाँ रक्त को चलिए पढ़ लेते हैं, क्योंकि रक्त है क्या ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं कि एक एज लाइक कनेक्टिव टिश्यूज काम करता संयोजी ऊतक रहेगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या रहता है? तो हीमोग्लोबिन देखिए जिसके अंदर आयरन की मात्रा रहेगी, इट मींस कि वो ऑक्सीजन के साथ में कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा। तो हीमोग्लोबिन के अंदर एक एज लाइक ये प्रोटीन है, लेकिन ये आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है? जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, तभी आपकी बॉडी है इतना अच्छे से और एफिशिएंटली आपका बॉडी एनर्जी का प्रोडक्शन कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है, तो कितना रहेगा भाई? ये आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 120 से लेके 80 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त दाब जो ब्लड प्रेशर होता है हम उसको किस यंत्र से मापते हैं? तो ये स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? तो ब्लड ग्रुप ओ रहेगा, और इसमें भी माइनस, ठीक है, कह सकते हैं ओ नेगेटिव, ठीक है, माइनस नहीं भाई, ओ नेगेटिव, माइनस ओ नहीं कहेंगे, ठीक है, ओ नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग ए बी मीन्स जिसका ब्लड ग्रुप ए है वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका वर्ग हो, मीन्स वो किसी भी वर्ग का, जिसे इसमें आप कह सकते हैं ओ ब्लड ग्रुप मिल जाए, ए बी ब्लड ग्रुप मिल जाए, या फिर उसको बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, कुछ भी मिल जाए भाई, उसको ब्लड मिलना चाहिए तो वो अपना काम कर सकता है, अपनी फंक्शनिंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो हीमोग्लोबिन का भाई विलय जीव द्रव्य के अंदर, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में हो जाता है।
तो ये है आपका केचुआ, ठीक है। वैसे हमारे काम का नहीं है, लेकिन जी हाँ, हमारा जो किसान भाई है उसके लिए ये बहुत अच्छा जीव आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। एक तरह से कीड़ा, ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि रेंगने वाला, क्योंकि जो केचुए की खाद होती है, जिसको आप कह सकते हैं जो बायो फर्टिलाइजेशन रहता है, इसके अंदर बहुत अच्छे से जो बीज है वो तैयार रहता है। इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वरना आप बोलेंगे सर आप फिजिकल छोड़ दीजिए और चलिए खेती बाड़ी की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है तो कहाँ होता है, तो ये आपके प्लीहा के अंदर होता है, स्प्लीन के अंदर रहता है, ठीक है। इसीलिए RBC की इसको कब्रगाह भी कहा जाता है, ठीक है, शमशान घाट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि हृदय का विकास भ्रूण के किस प्रारंभिक स्तर में होता है, तो मीजोडर्म के अंदर ही जो हार्ट बीट और हार्ट का जो निर्माण है वो होना शुरू हो जाता है। मानव हृदय में प्राय कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, तो इसके अंदर 4 कक्ष या फिर 4 चैम्बर या फिर इसको 4 कोष्ठ आप कह सकते हैं। हृदय में कितने आलिंद और निलय होते हैं, तो आलिंद जी हाँ यूरिकल या फिर एट्रियम इसको कहिएगा, और जो निलय है इसको आप वेंट्रिकल कह सकते हो। तो ये 2 होते हैं, ठीक है, और 2 और 2 4 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सामान्यतः मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन करता है, तो भाई ऑन एन एवरेज है ये 70 बार से लेके 80 बार तक होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज जब हम निकालते हैं तो ये 72 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि हृदय का आयतन घट जाने से इसका रक्त तीव्र वेग के साथ धमनियों में पंप होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो देखिए जब आयतन, ठीक है, जो वॉल्यूम जब घट जाएगी, हृदय की जो वॉल्यूम है, ठीक है, आयतन है, जब घट जाएगा तो इसके साथ में जो ब्लड है, मींस जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में जो आपका कह सकते हैं कि जो धमनियों के अंदर आपका आर्टरी अरोटा के अंदर जो आपका ब्लड गया है उसको हम सिस्टोल कहते हैं। और सिस्टोल का मतलब ये है कि हार्ट जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सारे का सारा ब्लड आपका अरोटा के अंदर जाता है, और अरोटा की वॉल पर जो प्रेशर क्रिएट होता है उसी को हम सिस्टोल प्रेशर कहते हैं, और ये रहेगा आपका 120 mmHg, ठीक है भाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हृदय का आयतन सामान्य हो जाने पर, मीन्स वापिस से जब जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है वो मीन्स एक्सटेंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट किया था और फिर रिलैक्स जब होगा, तो उस टाइम पे ये बोल रहा है कि जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो समान हो जाती है। तो उस टाइम पे जो शिराओं के अंदर जो हृदय में आने की जो प्रक्रिया है उस पर क्या प्रभाव, उसको प्रेशर को क्या कहते हैं, तो उसको डायस्टोल कहा जाता है, और डायस्टोल होता है ये आपका 80 mmHg, ठीक है। तो इसी को हम भाई जो ब्लड का प्रेशर है इसको कहते हैं, ठीक है, सिस्टोल और डायस्टोल। हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों में रक्त पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो भाई हर जो ब्लड है, ठीक है, ऑर्गन तक पहुंचाने का जो काम करता है, टिश्यूज तक जो पहुंचाने का काम करता है, ये धमनियां करती हैं, आर्टरीज करती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि धमनियों में किस प्रकार का रक्त बहता है, तो भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, ऑक्सीजन युक्त रहेगा, ठीक है, जिसको हम शुद्ध रक्त कह सकते हैं। एक वयस्क मानव के शरीर में धमनियों की कुल लंबाई कितनी हो सकती है, तो भाई ये लगभग आपकी 1,00,000 किलोमीटर का वर्गजाल बिछा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर मानव शरीर में सबसे छोटी धमनी कौन सी होती है, तो सबसे छोटी जो धमनी होती है, ठीक है, उसको हम कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है, रुधिर कोशिकाएं, ठीक है, जो ब्लड से सेल्स इसको आप कह सकते हैं। तो ये कैपिलरीज करती क्या है, तो यहाँ पर आपका जो कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, क्या होता है भाई, ऑक्सीजन है वो आपके टिश्यूज तक कह सकते हैं जो सेल्स हैं वहां पहुंच जाएगी, और वहां से आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उससे आगे की जो कह सकते हैं जो वेन्यूल्स और वेन्स, और फिर उसके बाद में वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा आपकी रहती है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि शिराओं के अंदर, वेन्स के अंदर किस प्रकार का रक्त है वो प्रवाहित होता है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, मीन्स इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहती है, इसीलिए हम इसको अशुद्ध रक्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वत्रिक रक्त आदाता कहा जाता है, क्योंकि, तो भाई इसको सार्वत्रिक रक्तदाता मींस यूनिवर्सल रेसिपिएंट इसको कहा जाता है, मींस ये हर किसी का ब्लड है वो ले सकता है। क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि इसके अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं इनका अभाव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBCs की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है, तो भाई ये भी मैंने आपको इसका पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जो RBCs काउंट की जाती है उस यंत्र को या फिर उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है आपका
हीमोसाइटोमीटर। क्या कहा जाता है भाई, इसको हीमोसाइटोमीटर कहा जाता है। हीमो से हीमोग्लोबिन, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ठीक है। साइटो का मतलब होता है सेल्स, और मीटर मीन्स जो उसको मापने का काम करे, ठीक है। मीन्स जो हीमोग्लोबिन या फिर कह सकते हैं कि जो आपकी आरबीसी को मापने का काम करता है उसको हीमोसाइटोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो जो कैल्शियम के आयंस होते हैं, ठीक है, कैल्शियम के आयन, कैल्शियम प्लस जो होता है, कैल्शियम के आयंस है, ये आपके जरूरी रहेंगे, क्योंकि जो कैल्शियम के आयंस है यही मिलके आपकी विटामिन के और प्लाज्मा को हेल्प करते हैं, एक जाल बनाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपका देखिए कोई घाव लगा हुआ, मान लीजिए कि कोई कट लगा हुआ है, यहाँ से आपका ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, तो इस घाव को भरने के लिए क्या करेगा, इसके ऊपर ना एक तरह से जो कैल्शियम के आयंस है वो एक जाल बिछाएंगे, और एक तरह से मकड़ी का जाला आपने देखा होगा, ठीक ऐसे ऐसे बनता चला जाएगा, और उसके अंदर जो प्लेटलेट्स है वो आके फंसना शुरू हो जाएंगे, और वो घाव है फिर आपका धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस इसके अंदर टोटल चलती है। कहाँ पर लसिका गांठों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। जो लसिका ग्रंथियां हैं ये कहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेंगी, तो ये आपकी कांख मीन्स जो आपकी आर्मपिट है, गर्दन है, पेडू के अंदर ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय किस झिल्ली से घिरा रहता है, तो इसको हम पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। पेरिकार्डियल, पेरीफेरल, ठीक है, पेरीफेरल एक्सप्रेस वे आपने नाम सुना होगा ना, मीन्स जो किसी शहर के बाहर से होके कोई रास्ता निकलता है, ठीक है, शहर के ऊपर से बाहर की तरफ से जो रास्ता जाएगा उसको हम पेरीफेरल वे कहते हैं, ठीक है। तो ठीक वैसे ही जो आपका हार्ट है, देखिए वो किसका बना हुआ, कार्डिक मसल्स का बना हुआ है, और उसको जो बाहर की तरफ से घेरे रहेगी तो हम उसको क्या कहेंगे, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है कि किस रुधिर वाहिनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं। तो दो धमनियां होती है, इनके अंदर कपाट नहीं होते, किसी भी तरह का वॉल नहीं होता है, लेकिन जो आपकी शिराएं होती है, जो वेन्स होती है, उनमें हर जगह पे आपके कपाट मीन्स यहाँ पर वॉल्स होंगे, ताकि जो ब्लड का फ्लो है वापस से आपकी आर्टरीज में न जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लसिका गांठों में किसका निर्माण होता है। तो जो लसिका आपकी ग्लैंड्स है इनके अंदर आपके लिम्फोसाइट का निर्माण रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, और लिम्फोसाइट होती क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। व्हाइट ब्लड सेल्स है या फिर आपकी रेड ब्लड सेल्स है। चलिए आपके लिए ऑप्शंस मैंने दे दिए, व्हाइट ब्लड सेल्स है या फिर आपकी रेड ब्लड सेल्स रहेंगे, ठीक है। लिम्फोसाइट किसको कहेंगे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फास्ट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिर तथा कंधों से अनॉक्सीकृत रक्त हृदय को कौन सी शिरा लाती है। तो ये होती है आपकी सुपीरियर वेना कावा। देखिए भाई इसको आप ऐसा याद रख लीजिए, चलिए ये मैंने आपका हार्ट बना दिया। अभी ये बोल रहा है कि सुपीरियर जो वेना कावा ना वो ऊपर की तरफ से, ठीक है, सुपीरियर जो वेना कावा है वो ऊपर की तरफ से लेके आएगी। मीन्स यहाँ पे आपका कौन सा भाग हो गया भाई, यहाँ पे आपका ये हार्ट हो गया ना, चलिए ये वाला हार्ट हो गया, चलिए ये आपकी गर्दन, और ये वाला भाई आपका, ठीक है, ये वाले चेस्ट का पार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर से ब्लड लेके आ रहा है, जो सर की तरफ से जो ब्लड लेके आएगा उसको हम जो कहते हैं ना वो सुपीरियर वेना कावा होगी। और जो हार्ट में नीचे की तरफ, ठीक है, जो आपके निचले अंग हार्ट से जो बिलो द हार्ट जितने भी आपके पार्ट्स रहते हैं वहां से जो आपका ब्लड लेके आते हैं उसको हम कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा, मीन्स नीचे की तरफ से वो आएगी। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और अगर नहीं आ रही तो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय के बाएं आलिंद में कौन लेकर आता है। अब चलिए भाई थोड़ा सा ना हार्ट से रिलेटेड मैंने वैसे ऑलरेडी बता दिया है, एक बिल्कुल ही डिटेल्ड वीडियो बताई है जिसके अंदर कम से कम भी आई थिंक कि वो 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो है, एक बार आप उसको देख लीजिएगा। बिल्कुल हार्ट से रिलेटेड, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है दूर हो जाएंगे। और अगर आप फिर भी कहते हैं तो मैं एक बार दोबारा से वीडियो बना दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में जो प्रीवियस वीडियो उसका लिंक भी दे दूंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि फेफड़ों से, देखिए फेफड़े जो है ये मान लीजिए कि भाई आपका, चलिए मैं बना देता हूँ यार दोस्तों, थोड़ा सा मैं ना थोड़ा सा भाई हो सकता है मे बी मैं खुद डाउट में रहता हूँ। डाउट में मैं इसलिए रहता हूँ, क्यों रहता हूँ वो मैं आपको बता दूं। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना तो मेरे दिमाग में ये रहता है यार पता नहीं सामने वाला बंदा समझेगा या नहीं समझेगा, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं डायग्राम के साथ में आपको समझाने की कोशिश करूँ, लेकिन टाइम नहीं होता और टाइम की शॉर्टेज रहती है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा जल्दी से समझ जाए कीजिए दोस्तों। तो भाई ये मान लीजिए कि आपके यहाँ पर एक ये आपकी ट्रेकिया हो गई है, इसके बाद में आपकी ब्रोंची, ठीक है, ब्रोंची आपकी जा रही है, और ये आपका सपोज कीजिए कि आपका क्या है भाई, ये आपका लंग्स हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो लंग्स है, लंग्स से जो आपका ब्लड आपके हार्ट में जाएगा, ठीक है, लंग्स में से जो आपका ब्लड है जो ऑक्सीजन लेके जा रहा है वो कौन सी शिरा लेके जाती है, ठीक है, तो ये होती है आपकी पल्मोनरी वेन्स, ठीक है भाई। पल्मोनरी वेन्स लेके जाती है, क्या लेके जाती है, शुद्ध रक्त है वो आपका हृदय में छोड़ेगी। कहाँ भाई, हृदय के अंदर छोड़ती है, ठीक है, पल्मोनरी
वेन्स। अब ये बोला कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय के बाएं आलिंद में, अब बाएं वाला कौन सा हो गया भाई, चलिए ये हार्ट है तो ये वाला जो आपका ना ये बायां आलिंद तो यहाँ पर लाकर छोड़ती है। अब जो ये वेंट्रिकल है ना, ये जो आपका राइट वेंट्रिकल से जो अशुद्ध रक्त है वो फेफड़ों में पहुंचाया जाता है कि भैया फेफड़ों आप है ना इसको थोड़ा सा प्योर कर दीजिए। तो वो क्या करता है, फेफड़े क्या करते हैं, ठीक है तथास्तु कहते हैं, और वहां से जो ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स है वो आपके लेके जाए जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो आपके एल्वियोलिज हैं, एयर सैक हैं, वो अपने अंदर सोख लेते हैं कि देखो हमने कितना अच्छा काम किया। एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो फेफड़े हैं ना ये आपके भगवान शिव का काम करते हैं, मीन्स विष का प्याला खुद पी जाएंगे और लोगों को अमृत देने का काम करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हृदय में आलिंद और नीले छिद्र का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो इसमें ट्राइकस्पीड और बाइकस्पीड वाल्व आपके लगे रहते हैं। सामान्यतः हृदय चक्र का समय होता है तो कितना रहता है, हृदय चक्र का मतलब है कि जो एक आपकी हार्ट बीट है वो पूरी होती है ये आपकी 0.8 सेकंड के अंदर कंप्लीट होती है। सबसे बड़ी लसिका टिश्यूज कौन सी है, ठीक है, तो लिम्फ सेल कौन सा है, तो ये आपकी प्लीहा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि लैंडस्टीनर और विनर ने रक्त में एक अन्य किस प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। तो इसको हम कहते हैं RH फैक्टर, ठीक है। RH फैक्टर ही आपका बताता है कि आपका जो ब्लड ग्रुप है कौन सा, O नेगेटिव है या फिर O पॉजिटिव है, ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा ना। तो जो RH है ये रीसस बंदर पे इन्होंने रिसर्च की थी, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने, ठीक है। तो यहाँ पर जो रीसस है, जो रीसस बंदर, ठीक है, RHYSIS, ठीक है, तो ये रीसस, ठीक है, तो यहीं से आपका RH लिया गया, ठीक है। इसको हम RH फैक्टर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WBC का निर्माण कहाँ होता है। तो लिम्फ नोड के अंदर WBC का निर्माण होता है। लिम्फ नोड, ठीक है, लिम्फ नोड, लिम्फोसाइट आई थिंक। चलिए यहाँ पर आपने अपना राइट आंसर ढूंढ लिया, जहाँ पर मैंने पूछा था कि लिम्फोसाइट को आप WBC कहते हैं या फिर आप RBCs कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी रहती है। जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है देखिए भाई अलग अलग है। ये भाई एक मैं आपको बता दूं, एक बुक थी मेरे पास में और जिसमें मैंने आपको पढ़ाया भी था कि 130 से लेके 200 तक का, ठीक है। तो भाई यहाँ पर अलग अलग वेरिएशन थोड़ा सा आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 150 से लेकर 260 mg, ठीक है, मिलीग्राम पर 100 ml के हिसाब से रहता है। तो भाई इसमें आप एक बार थोड़ा सा आप जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती है। तो ये बोन मैरो के अंदर बनती है। हृदय कब आराम करता है। एक दोस्त ने मैंने क्वेश्चन पूछ लिया था कि एक हार्ट है ना, मैंने बच्चों को भी बोला कि बेटा जो हार्ट है ना वो हमारा रेस्ट करता है। वो बोलता है कि सर अगर हार्ट रेस्ट कर रहा है तो इट मीन्स कि हार्ट हमारा बंद भी हो रहा होगा। तो भाई जो बंद होने का जो टाइम है ना, आप बोलते हैं कि हार्ट रेस्ट करता है, तो जरूर करता है, हार्ट रेस्ट करता है। जो दो धड़कन होती है ना, जहां पर हम लब डब और फिर जो नेक्स्ट आपकी लब डब शुरू होती है, तो इनके बीच में बिल्कुल रेस्ट करता है। और ये एक तरह से कह सकते हैं जो साइंटिफिकली जो प्रूव्ड भी है, ठीक है। लेकिन कुछ साथी बोलते हैं कि हार्ट कभी भी रेस्ट नहीं करता है, लेकिन वो बहुत ही माइनर होता है, आप उसका पता कह सकते हैं कि जल्दी से नहीं लगा सकते, ठीक है। तो भाई हार्ट जरूर रेस्ट करता है। तो ये आपके सामने अभी क्वेश्चन भी आ गया है आज कि हृदय कब आराम करता है। तो दो धड़कन होती है, ठीक है, लब डब और उसके बाद में धक धक, जिसको आप लब डब कहिए या फिर आप उसको धक धक कहिएगा, तो उस टाइम पे आराम बिल्कुल करता है, ठीक है। तो वैसे हम कहते हैं कि बिना रुके बिना थके, ठीक है, चलना तेरी शान, तो हार्ट ऐसे काम करता है। तो लेकिन हार्ट बिल्कुल आराम करता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो किस में किया जाता है, तो जो ब्लड शुगर लेवल है इसको हम मिलीग्राम डेसीमीटर में यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, मीन्स इसका साइन अप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मनुष्य के रुधिर में रुधिर प्लेट्स, जो ब्लड प्लेट्स हैं वो 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर की संख्या में पाई जाती हैं। इनका जीवन काल, ठीक है, 7 से 10 दिन का रहता है। अब ये बोल रहे हैं कि इनका प्रमुख कार्य क्या है। देखो इसने कितनी चीजें बता दी आपको एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप के अंदर क्या है आपका, सॉरी, ब्लड के अंदर क्या है, प्लेटलेट्स है, ठीक है। 3 लाख प्रति घन इनकी संख्या रहती है लगभग का मतलब यह है कि आपकी 1.5 लाख से और 3 लाख के बीच में होनी जरूरी है, ठीक है। तो इस चीज को भी भैया आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं जीरो लगाना भूल गया, चलिए जीरो मैंने लगा दिया भाई, ठीक है। अगर नहीं लगी हो तो भी आप देख लेना। तो ये 1.5 से लेके 3 लाख के बीच में होनी जरूरी है। अब ये बोल रहा है कि इनका जो लाइफ स्पैन है वो 7 से 10 दिन का रहता है। तो अब ये बोल रहा है कि किस काम में आती है। तो भाई मेनली जो आपका इनका काम है ये क्या करती है, आपके रुधिर का थक्का बनाती है, ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग करने में आपकी हेल्प करती है। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोनोजिन और फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम क्या है। तो इसको हम थ्रोम्बिन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रक्त समूह की खोज किसने की है? तो ये कार्ल लैंडस्टेनर है, इसको आप याद रखिएगा। अब ये बोल रहा है कि यदि एक पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है? तो भाई मोस्ट प्रोबेबली उसका जो ब्लड ग्रुप है ये आपका ओ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या रहता है? तो ये आपका 7.4, ठीक है। नॉर्मल मैं बता देता हूँ, ऑन एन एवरेज तो 7.4 रहता है भाई, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आपका 7.35 से लेके 7.45 तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रतिरक्षा मीन्स असंक्राम्यता का सर्वाधिक संबंध किससे है? तो ये आपका कहाँ पर आएगा? प्रतिरक्षा। चलिए अब भी तो बता दोगे ना मुझे, तो ये लिम्फोसाइट से रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, मीन्स उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसको रक्तदान मीन्स यहाँ पर उसको ब्लड की ज़रूरत है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, बिल्कुल मीन्स यहाँ इमरजेंसी सिचुएशन है तो ब्लड ग्रुप उसका चेक नहीं किया जा सकता। तो ये बोल रहा है कि उसको कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है? तो भाई उसको ब्लड ग्रुप ओ दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप जो भी ब्लड ग्रुप है अगर वो नहीं मिलता है और उसको कोई ऐसा दूषित ब्लड चढ़ा दिया जाए या फिर उसका जो मैच ब्लड ग्रुप अगर मैच ना करे और उसको ब्लड चढ़ा दिया जाए तो उसमें क्या हो सकता है? तो भाई उसमें होगा क्या कि जो ब्लड है ना वो एंटी, एक तरह से कह सकते हैं कि जो दूसरा ब्लड ग्रुप है उसके एंटी करे, उसमें रिएक्शन दिखाएगा और जो ब्लड के जो थक्के हैं ना मीन्स यहाँ पर जो खून के थक्के हैं वो अंदर गांठों के रूप में जमना शुरू हो जाते हैं और उससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो ऐसा फिल्मों में दिखाया जाता है ना, उसका डॉक्टर साहब मेरा खून ले लो और इसको चढ़ा दो, इसको ठीक हो जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, कभी भी पहले ब्लड ग्रुप चेक होता है और उसके बाद में ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिजन एंटीजन वह पदार्थ है जो क्या करता है? तो ये मेनली आपके एंटीबॉडीज के निर्माण को उद्दीपित करने में आपकी हेल्प करता है। सफेद रक्त कण या फिर WBCs का कार्य क्या है? तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना इनका काम है, मीन्स ये रोगों से लड़ने की शक्ति आपको देते हैं। तो इतनी शक्ति हमें देना दाता, तो आप ब्लड को कह सकते हैं कि इतनी शक्ति देना है ब्लड ग्रुप और यहाँ पर RBCs और WBCs कि हम रोगों से लड़ सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विवाहित दंपत्ति ने एक बालक को गोद लिया, एक बच्चे को उन्होंने गोद ले लिया और इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र पैदा हो गए। दंपत्ति में एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव है और दूसरे का O नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग ए पॉजिटिव और दूसरे का B पॉजिटिव और तीसरे का O पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा है? तो भाई यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो दंपत्ति है ना इसमें AB ब्लड ग्रुप है, तो AB ब्लड ग्रुप है तो आप ये मान के चलिए कि उनका जो भी बेटा या फिर बेटी पैदा होगी तो उनका A पॉजिटिव या फिर B पॉजिटिव रक्त होगा। तो O पॉजिटिव किसका नहीं हो सकता? तो भाई जिसका यहाँ पर बोल रहा है ना कि दंपत्ति का AB ब्लड ग्रुप है तो दंपत्ति का जो बेटा पैदा होगा मीन्स जो जुड़वा पैदा हुए या फिर एक बच्चा पैदा होगा या फिर चाहे 2 हो जाएं भाई, ठीक है, या फिर 3 भी हो जाएं, तो भी उस सिचुएशन में इनका जो ब्लड ग्रुप है ना वो कभी भी O नहीं हो सकता। बच्चों का ब्लड ग्रुप है O नहीं हो सकता। सो दैट्स वाई ये बोल रहा है कि जो पुत्र गोद लिया गया है, जो गोद लिया गया पुत्र, ठीक है, जिसको आप दत्तक पुत्र कह सकते हैं, तो इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है? O पॉजिटिव ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, चलिए क्वेश्चन क्या है तो थोड़े से यहाँ पर आप ये देख लेते हैं हिस्ट्री के बारे में कि जो ब्लड ग्रुप है उसके बारे में क्या बताया गया। तो लैंडस्टेनर ने 1990 में पता लगाया कि सभी मनुष्यों का जो रुधिर है एक समान न होकर भिन्न भिन्न प्रकार का होता है और इस भिन्नता का मुख्य कारण रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं, ठीक है, तो ब्लड के अंदर जो आपकी RBCs है उनके अंदर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, ठीक है, और इसकी उपस्थिति के कारण है जो ब्लड ग्रुप है वो अलग अलग बनता है जिसे हम एंटीजन के नाम से जानते हैं। और ये 2 प्रकार का रहेगा, एक तो रहेगा एंटीजन और एक रहेगा आपका एंटीजन B, ठीक है, एंटीजन A और एंटीजन B के तौर पे इनको देखा जाता है। अब ये बोल रहा है कि वास्तव में A और B दो विभिन्न प्रकार के एंटीजन जिसको आप ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं इसके रूप में इनको दर्शाया जाता है और लाल रुधिराणुओं मीन्स RBCs के अंदर ये बोल रहा है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर है इसमें जो ब्लड ग्रुप है वो 4 प्रकार के बनाए गए हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि जिनके अंदर एंटीजन A होता है उनका ब्लड ग्रुप A होगा, ठीक है, जिनका एंटीजन B होगा उनका ब्लड ग्रुप है वो B
होगा, ठीक है। और जिनके एंटीजन में ए और बी दोनों पाए जाएंगे उनका ब्लड ग्रुप है ए बी रहेगा, और जिनमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता उनका ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। तो इस तरह से 4 आपके ब्लड ग्रुप बनते हैं, ठीक है। और इन पे फिर आपके जो रेसेस फैक्टर है हमने जिसमें बात की थी, जो RH फैक्टर है, अगर RH फैक्टर यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये आपके नेगेटिव और पॉजिटिव आपका जो RH फैक्टर है वो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि किसी एंटीजन की उपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर के प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको एंटीबॉडी कहा जाता है। तो एंटीबॉडीज, ठीक है, इस प्रकार रुधिर के 4 ब्लड ग्रुपों के साथ एंटीबॉडी का वितरण है वो निम्नलिखित ढंग से किया गया है, ठीक है। इसके बारे में अब यहाँ पर थोड़ा सा बताएगा ये, ठीक है, थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दीजिएगा। अब ये बोल रहा है कि जो ब्लड ग्रुप है, अब देखिए यहाँ पर एंटीजन है, ये बोल रहा है कि लाल रुधिर कणुओं पे है, और ये क्या बोल रहा है यहाँ पर जो ब्लड प्लाज्मा है इसके अंदर एंटीबॉडी है। तो ए बी, ठीक है, जहाँ पर ए ब्लड ग्रुप है तो यहाँ पर केवल ए होगा और यहाँ पर केवल बी रहेगा, ठीक है, एंटीबॉडी। यहाँ पर बी है तो यहाँ पर केवल बी और यहाँ पर केवल ए रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका एंटीजन रहेगा, ठीक है, ए बी में दोनों हो सकते हैं, और न तो यहाँ पर ए होगा और न ही यहाँ पर एंटीबॉडी बी बनेगा, ठीक है। और जो ओ ब्लड ग्रुप है इसमें कोई भी आपका एंटीजन नहीं रहेगा, क्योंकि एंटीजन हमने देखा था ए और बी हो सकते हैं, तो ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो एंटीबॉडी है इसमें आपका ए और बी दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि रक्त दाब की खोज किसने की है। तो जो हेल्स है उन्होंने जो आपका ब्लड ग्रुप और कैसे जो ब्लड प्रेशर है, रक्त प्रेशर है, ठीक है, उसकी खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकशेरुकी का मतलब है जिनके अंदर किसी भी तरह की वर्टिब्रा, ठीक है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनको एकशेरुकी कहा जाता है, ठीक है। एकशेरुकी जंतुओं में किस प्रकार का रक्त संचरण पाया जाता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो रेंग कर चलने वाले, ठीक है, जिसके अंदर आप सांप है, ठीक है, इनके अंदर कोई भी भाई रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ठीक है। तो जो सांप हो गया, ठीक है, या फिर आपके जो दूसरे जीव हैं जिनके अंदर एकशेरुकी का मतलब ही यही होता है, आई थिंक, कि जिनके अंदर वर्टिब्रा नहीं है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तो इनके अंदर जो परिसंचरण तंत्र है वो खुला पाया जाता है, ठीक है। इनके अंदर जो खुला परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। मनुष्य के अंदर कौन सा परिसंचरण तंत्र कहता है, तो इसके अंदर है बंद और दोहरा है, दोहरा और बंद, ठीक है। मींस ये इनके अंदर जो ब्लड है वो नलिकाओं के माध्यम से, ठीक है, जिसके अंदर वेन्स और आर्टरीज काउंट की जाती है, उनके अंदर ये दौड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हृदय की दीवार से कौन सा शिरा रक्त लाता है। तो ये कोरोनरी आपकी वेन्स होती है जो आपका जो इम्प्योर ब्लड है उसको लाके आपके राइट वेंट्रिकल में जो राइट आपका यूरिकल है इसके अंदर आपका प्लेस करती है। हृदय को रक्त पहुंचाने का कार्य कौन करता है। तो हृदय को रक्त पहुंचाने का काम, देखिए, वहां से जो अशुद्ध रक्त लाने का काम है कोरोनरी आपकी वेन्स करते हैं, तो यहाँ पर कोरोनरी आर्टरीज है, ये आपका जो प्योर ब्लड है उसको पहुंचाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि हृदय के भीतर संकुचन एवं शिथिलन के आवेग का प्रसारण किस रूप में किया जाता है। तो ये विद्युत रासायनिक तरंगे, ठीक है, जो आपकी बोला कि हार्ट है जब आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन करता है तो उस टाइम पे जो ये आपका कहते हैं एक तरह से जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन, जो लब डब या फिर ये कह सकते हैं जो हार्ट बीट है वो किससे बनती है, तो विद्युत रासायनिक तरंगे। और ये विद्युत रासायनिक तरंगे मीन्स यहाँ पर ये कह सकते हैं जो आपकी एक तरह से जो इलेक्ट्रिक वेव्स है जो ये बनाने का काम है वो SA नोड करता है, SA नोड, साइनो एट्रियल नोड जिसको हम कहते हैं, ठीक है, हृदय का पेस मेकर जिसको कहा जाता है। तो ये जो आपकी इलेक्ट्रिक वेव्स है यही बनाने का काम करता है जिससे आपकी हार्ट बीट शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि हृदय के विद्युत रासायनिक आवेग को किसके द्वारा मापा जाता है। तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा मापी जाती है, ECG जिसको आप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय धड़कन की स्वचालित क्रिया को मस्तिष्क में कौन नियंत्रित करता है। तो ये मेडुला ऑब्लंगेटा नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया कि हृदय धड़कन के नियंत्रण में किन हार्मोनों की भूमिका रहती है। तो दो आपका थायरोक्सिन हार्मोन है जो आपकी थायराइड ग्लैंड बनाती है, और एड्रेनलिन आपकी एड्रेनल ग्लैंड्स बनाती है। तो इन दोनों की अहम भूमिका रहती है, ठीक है। अगर आपका थायरोक्सिन हार्मोन और एड्रेनलिन हार्मोन नहीं बन रहा है तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपका जो हार्ट की बीट है उस पर भी प्रॉब्लम आने वाली है। अगर एड्रेनलिन हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फाइट एंड फ्लाइट मीन्स उस कंडीशंस में आपके जो हार्ट को फास्ट ब्लड आपका जो पहुंचाने का काम है वो एड्रेनलिन हार्मोन के द्वारा ही किया जाता है कि आप किसी भी सिचुएशन से फाइट कर सके। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हृदय गति को नियंत्रित करने में किस रासायनिक पदार्थ की भूमिका होती है। तो ये आपकी CO2 की भूमिका हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रुधिर को वाहिनियों में
से कौन रोकता है? तो रुधिर को वाहिनियों में जमने से आपका कौन रोकता है? ये है आपका हिप। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रुधिर प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजिन प्रोटीन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की सहायता से होता है? तो ये आपका होता है नेप्टोक्विनोन की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान में किस भाषा से जाना जाता है? तो भाई अगर आपके जो WBCs है वो अगर आपके ब्लड में बढ़ जाते हैं तो इसको कहा जाता है, ठीक है, एक तरह से जो मेडिकल टर्म है इसमें ल्यूकेमिया इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर वर्णिका या फिर कह सकते हैं जो आपकी हीमोग्लोबिन के संदर्भ में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से आपको पहचानना है कि कौन से यहाँ पर ये सत्य हैं। तो भाई ये सत्य हैं आपके, तो आप इसमें देख लीजिए कौन कौन सा है। तो एक तो बिल्कुल इसमें जो हीमोग्लोबिन के अंदर है आयरन की मात्रा पाई जाती है और ये क्या करता है, ये लाल रंग देता है और ये ऑक्सीजन का वाहक रहता है। तो ये तीनों ही कथन आपके सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में ऑक्सीजन के अभिगमन का सही अनुक्रम क्या है? मीन्स यहाँ पर आपको प्रोसेस बतानी है कि जो ऑक्सीजन है वो कैसे आपका संचारित होता है। तो ये फुफ्फुस के द्वारा, फुफ्फुस का मतलब है कि यहाँ पर आपके फेफड़ों के अंदर जो आपके एल्वियोलिस है इसके द्वारा आपका सोखा जाता है, एल्वियोलिस से फिर ये आपके ब्लड के द्वारा चला जाएगा और ब्लड से फिर ये आपके ऊतकों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो ये छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की पेस मेकर का कार्य क्या है? तो ये दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का काम करता है। नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है? तो ये धमनी से मापी जाती है, ठीक है, जिसको हम पल्स रेट कहते हैं। अगर हमारी हार्ट बीट 72 बार 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो जो हमारी पल्स रेट है वो आपकी 70 से 80 आपको मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो भाई कोई भी ऐसा बाहरी पदार्थ मीन्स बिन बुलाया मेहमान अगर शरीर में चला जाए तो उसके लिए आपकी WBCs है वो आपकी फाइट करती है। इसीलिए जो WBCs को कहा जाता है कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता में हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसीज का जीवन काल 120 दिन का होता है जबकि WBCs का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो मैंने आपको एक दूसरी वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2 से 7 दिन का है। तो भाई आप ये मान के चलिए कि जो आपके WBCs है वो 2 से लेके 10 दिन तक जिंदा रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एंटीबॉडीज का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो इस संक्रमण के खिलाफ आपका एंटीबॉडीज आपका काम करता है। चलिए अब थोड़ा सा जो भी आपने खाया है उस खाने का पचाने का जो तरीका है उसके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि जो आप खाना खाएंगे उसको डाइजेस्ट करना जरूरी है। अगर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आपके ऑब्जॉर्ब नहीं किए जा रहे हैं, इट मीन्स कि आपका खाना खाने का कोई भी फायदा नहीं है, आपके शरीर में बिल्कुल भी नहीं लगेगा और आप तंदुरुस्त नहीं रह सकते। सो वी शुड नो अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो हियर वी गो एंड स्टार्ट अंडरस्टूड द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव के दांत आदर्श रूप में कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के रहेंगे जिसके अंदर आपके कृदंत और आपका रदनक, अग्रचर्णक और आपके चर्णक रहते हैं, जिसके अंदर आप इसको काउंट कर सकते हैं सीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव में जो कृदंत दांत है जिसको आप इंसाइजर कहते हैं तो ये कितने रहेंगे? तो ये टोटल 8 रहते हैं। अब नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि जो रदनक है दांतों की संख्या जिसको आप कैनाइंस कहते हैं ये कितने रहेंगे? तो ये 4 रहते हैं, 2 ऊपर की तरफ रहेंगे दाएं और बाएं और 2 नीचे की तरफ दाएं और बाएं रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि अगर चर्णक जिसको आप प्रीमोलर कहते हैं तो ये संख्या में कितने रहते हैं? तो टोटल 8 रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि चर्णक दांतों जो आपके मोलर्स है जिसको हम अकल दाढ़ के तौर पर भी देखते हैं तो ये आपके कितने रहते हैं? तो ये टोटल आपके 12 रहेंगे, ठीक है। 3-3 मीन्स 6 ऊपर रहेंगे, 3-3 दाएं बाएं और 6 ही ठीक नीचे, ठीक है, 3-3। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्राणियों में सबसे कड़ा पदार्थ कौन सा होता है? तो प्राणियों के अंदर जो सबसे कड़ा मीन्स जो कठोर पदार्थ होता है ये दांत का एनामिल रहेगा, जिसके अंदर कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से आपका जो दांत का एनामिल है, जो दांत का ऊपरी भाग है वो आपको दिखाई दे रहा है, ये बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की लार की प्रकृति कैसी होती है? तो लार की जो प्रकृति है, ठीक है, जो आपकी रहेगी इसमें जल के सदृश, ठीक है, सिरमी और अम्लीय, ठीक है, थोड़ा सा एसिड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य में गलसुआ रोग जिसको आप गलगंड या फिर आप कह सकते हैं, ठीक है, कनपेड़ वाला, ठीक है,
कनपेड़ कहते हैं जिसको, तो ये आपका रोग है किन ग्रंथियों में सूजन आने से बनता है? तो जो पैरोटिड ग्लैंड्स है, पैरोटिड ग्लैंड्स कौन सी होती है दोस्तों? पैरोटिड ग्लैंड्स मेनली आपका सलाइवे का सेक्रेशन करती है, जो बिल्कुल ठीक आपके कान के नीचे, ठीक है, जो आपकी मस्टोइड प्रोसेस जा रही है इसके अंदर, ठीक है, बिल्कुल कान के ठीक नीचे की तरफ आपकी रहेगी। अगर इनके अंदर जो स्वेलिंग आ जाती है और इन ग्रंथियों में सूजन होने की वजह से जो स्लाइवा है वो अच्छे से नहीं बन पाता, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी होगी, क्योंकि जो स्लाइवा है वो आपके खाने को स्मूथ बनाने का काम करता है, ठीक है। तो इसको हम गलगन रोग के नाम से जाते हैं, और थोड़ा पेन भी इनके अंदर रहता है, और आप जो भी खाना खा रहे हैं उसमें खाने में आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ती है। और भाई हमारे गांव देहात के अंदर जो इसका एक तरह से कह सकते हैं जो कुछ मंत्र आई थिंक रहता है, ठीक है, कुछ झाड़ा टाइप उसको हम बोलते हैं, और किसी ने लगवाया हुआ वो भी मुझे आप जरूर बताइएगा, और क्या उससे एक्चुअल में बेनिफिट होता है, ठीक है। मैंने सुना कि जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, वो जो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उनके पास में एक जो थापी होती है, जिसको वो बोलते हैं ना कि जैसे गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ गाटे खोट, अंतर हाथ सार के बाहर मारे चोट, तो जो एक थापी के टाइप में रखता है, एक बैट टाइप में उनसे रहता है, और आई थिंक उसके कुछ मंत्र वगैरह पता नहीं, कुछ झाड़ा वगैरह लगाया जाता है, और ये एक्चुअल में मैंने देखा है कि ये ठीक भी हो जाती है। और क्या ठीक होती है तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ संस्कृति कल्चर हमारा जीवित है या नहीं है वो भी मुझे पता लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी ग्रंथि कौन सी रहती है? तो जो अग्नाशय है ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दोनों रहती है, जो डेड्यूनम के अंदर, ठीक है, घिरी हुई रहेगी, डेड्यूनम से घिरी हुई ये रहती है, ठीक है, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जठर ग्रंथि प्रतिदिन लगभग कितने जठर रस मीन्स जो आपका हाई एसिडिक रहेगा ये कितना स्रावित करती है? तो ये आपका 1 से लेकर 3 लीटर जो आपका गैस्ट्रिक जूस है बनाने का काम करती है। जठर रस में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो जो जठर आपका गैस्ट्रिक जो जूस बनेगा, ठीक है, जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं जो आमाशय के अंदर आपका बनता है, ठीक है, तो ये जो जठर रस है इसके अंदर आपकी पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज आपके पाए जाते हैं। पेप्सिन तथा रेनिन का स्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? तो ये आपकी पाइलोरिक ग्लैंड से आपका करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय में पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? तो जो पेप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन को प्रोटियोसिस और पेप्टिन में बदलने का काम करता है, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम। पाचन का कौन सा कार्य छोटी आंत में संपन्न होता है? तो पाचन का जो सबसे जो छोटी आंत के अंदर संपन्न होता है ये भोजन का पाचन, और भोजन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व हैं, उनको अवशोषित करने का काम रहता है। पेनक्रियोजाइमिन नामक हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? ये छोटी आंत के अंदर स्रावित रहेगा। अग्नाशयी रस की अत्यधिक क्षारीयता किसके कारण बढ़ जाती है? तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो भाई पूर्ण पाचक रस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो भोजन को पचाने वाले जो एंजाइम्स है ये सारे के सारे आपके रहते हैं, इसीलिए इसको पैनक्रियाटिक जूस को पूर्ण पाचक रस के तौर पे कहा जाता है। कौन से एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं? तो जो एमाइलेज और माल्टोज है ये आपका कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करते हैं एंजाइम। ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन किसको पचाने का काम करते हैं? तो जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है ये आपके प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं। इट मीन्स कि जो प्रोटीन के अंदर जितने भी आपके एमिनो एसिड्स हैं उनको ब्रेक डाउन करने का आपकी हेल्प करते हैं। वसा को कौन सा एंजाइम में पचाता है? तो लाइपेज जो है वो वसा को लिपिड्स में बदलने का काम करते हैं। लैक्टोज एंजाइम का कार्य क्या रहता है? तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो लैक्टोज से रिलेटेड कई बार पूछा भी गया है। तो लैक्टोज क्या है? ये दूध के अंदर जो ग्लूकोज या फिर शर्करा की जो मात्रा है उसको ग्लैक्टोज में परिवर्तित करने का काम करते हैं। अग्नाशयी रस की प्रकृति किस प्रकार की रहती है? तो ये क्षारीय रहेगी, ठीक है, बेस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुंह से ही आपका जो भोजन है उसकी पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो ये छोटी आंत के अंदर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भाई एक तरह से रिवीजन और बम्पर आपको क्वेश्चंस यहाँ पर मिल रहे होंगे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, और प्लीज शेयर जरूर कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए तथा विटामिन डी का संचय कहाँ होता है? तो जो विटामिन ए और विटामिन डी है तो ये यकृत का मतलब है आपका लीवर, और लीवर के अंदर जो आपकी हेप्टिक सेल्स मौजूद हैं वो विटामिन ए और डी को स्टोर कर लेती हैं। भोजन को मुख गुहा में ले जाना क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं अंतःग्रहण, मींस अंदर की तरफ ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पित्त वर्णक किस प्रकार के बनते हैं? तो पित्त वर्णक जो है ये आपके हीमोग्लोबिन के विघटन से बनते हैं। हीमोग्लोबिन का जो ब्रेक डाउन होगा तो उससे आपके पित्त वर्णक है ये आपके बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये लीवर हो जाएगी। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लार का स्रावण किसके द्वारा होता है?
तो लार का जो स्त्रावण है किसके द्वारा नियंत्रित होता है। लार का स्त्रावण तो लार ग्रंथि करेगी, और ये बोल रहा है कि किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये आपका कह सकते हैं कि जो आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है इसके द्वारा आपका नियंत्रित किया जाता है। मनुष्य प्रतिदिन लगभग कितनी लार स्त्रावित करता है, तो लगभग 1.5 लीटर जो लार है वो हमारी बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। माल्टोज लिख रखा है भाई, टाइलिन और आपकी इसमें एमाइलेज और इसमें लाइसोजाइम आपका रहता है, ठीक है, लार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ग्रसनी किन दो तंत्रों का अंग है, ठीक है। ग्रसनी किन दो तंत्रों का अंग होता है, तो ये पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र, ठीक है। ग्रसनी को आप कह सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया था, फेरिंग्स, ठीक है। तो जो फेरिंग्स है वो आपका सांस में और आपका खाने में दोनों में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आमाशय कहाँ पर स्थित होता है, तो ये उदर भाग में डायफ्राम के पीछे बाईं ओर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, तो आमाशय के अंदर जो जठर रस बनाती है या फिर जो गैस्ट्रिक आपकी ग्लैंड्स है ये पाई जाती हैं। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी रहती है, तो मनुष्य के अंदर जो छोटी आंत है इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर रहेगी। मनुष्य के आहार नाल में 2 अवशेषी अंग कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका सीकम और एक रहता है आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि छोटी आंत किन ग्रंथियों द्वारा आंत रस स्त्रावित होता है, तो जो आंत रस है आपका छोटी आंत के अंदर, इसके अंदर होती है आपकी ब्रूनर्स ग्लैंड्स, ठीक है। तो जो आपका ये कह सकते हैं जो आंत रस है या फिर जो आपका कह सकते हैं जो इंटेस्टाइनल जूस है वो आपका बनाती है। शिशुओं में सर्वप्रथम कौन सा दांत निकलता है, तो शिशुओं के अंदर जो दांत निकलते हैं जो सामने वाले मध्यवर्ती इंसाइजर का मतलब है, चलिए भाई मैं होठ बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए ये छोटे बच्चा है, ठीक है, ये इसका होठ हो गया भाई, ये ऊपर वाला ऐसे होठ हो गया। अब ये बोल रहा है कि जो दांत निकलते हैं ना वो जो सामने वाले, ठीक है, ये जो सामने वाले जो 2 दांत होते हैं ना ऐसे निकलते हैं। चलिए ये दांत देख लेना भाई, ठीक है ना, हाँ तोड़ मत देना, छोटे बच्चे के अभी निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि दांत की बाहरी कठोर जो दांत का बाहरी कठोर भाग है वो किसका बना रहता है, तो ये डेंटिन का बना रहेगा। दांत की शिखर क्राउन की बाह्य परत अर्थात दांत की जो चमक वाला जो भाग होता है वो किसके कारण होता है, तो ये दांत का जो एनामिल है इसकी वजह से जो दांत है आपके चमकते हुए दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख गुहा का एंजाइम टाइलिन एमाइलेज स्टार्च को किस में बदलने का काम करता है, तो जो मुख गुहा के अंदर जो आपका एमाइलेज है या फिर ये कह सकते हो जो टाइलिन है ये आपका माल्टोज, ठीक है, स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय की भित्ति में कौन सा हार्मोन बनता है, तो ये गैस्ट्रिन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हिप्रिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो ये लीवर के अंदर बनता है। पैरोटिड ग्लैंड्स आपकी कहाँ पाई जाती है, तो कानों के नीचे पाई जाती है, जिसमें मैंने बताया था गलसुआ या फिर गलगंड का जो रोग है वो हमने देखा था, कनपेड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन पदार्थों के जो पाच्य पदार्थों के अवशोषण की इकाई क्या होती है, तो जो पाचन आपका होता है मीन्स ये कह सकते हैं जो ऑब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का वो विलाई के द्वारा रहता है। चलिए छोटा मैं आपको बता दूं, सपोज कीजिए कि आपकी इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन के अंदर जो आपका खाना गुजरता है तो इसके अंदर, ठीक है, जो आपकी कह सकते हैं कि जो आपकी इंटेस्टाइन की जो वॉल है इसके अंदर विलाई होते हैं। विलाई क्या करेंगे, जैसे ही इसके खाने में इसके संपर्क में जैसे ही खाना या फिर जो काइम होता है वो आएगा तो इसमें से न्यूट्रिएंट्स ये विलाई है ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, तो जो आपका फैटी एसिड होता है और जो ग्लिसरॉल होता है इसका अब्जॉर्प्शन है ये आपकी लसिका कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। इंसुलिन के अधिक स्रावित होने से कौन सा रोग हो जाता है, इंसुलिन अगर ज़्यादा स्रावित हो जाए तो इसमें हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है कि उसकी वजह से आपका जो शुगर लेवल है डाउन चला जाएगा, ठीक है। अगर अधिक स्रावित हो जाए, इंसुलिन अगर ज़्यादा बनता है तो इसमें हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इंसुलिन की खोज है किसने की थी, तो बैटिंग और वेस्ट ने 1921 में इंसुलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की मल में दुर्गंध किसके कारण होती है, तो मल के अंदर जो दुर्गंध है वो इंडोल और स्केटोल नामक एमिनो एसिड्स के कारण होती है। जठर रस आमाशय किन ग्रंथियों में स्रावित होता है, तो ये पाइलोरिक ग्रंथियों के अंदर से स्रावित होता है। आमाशय में किन कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होगा, तो ये आपका होता है आपकी ऑक्सिनटिक कोशिकाओं के द्वारा। पाचन तंत्र में किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो ये पित्त के अंदर जो आपका पाचक रस बनता है, ठीक है, इसमें आपका पाया जाता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल।
तो यहाँ पर आप चलिए थोड़ा सा है ना लार और इनके पीएच वैल्यू की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं और कहाँ से बनते हैं। तो पाचक रस रहेगा, पीएच वैल्यू रहेगी और स्रोत रहेगा। तो जो लार है इसकी जो पीएच वैल्यू है ये 7.8 रहती है, तो लार ग्रंथियों से निकलती है। ठीक है, जो जठर रस आपका बनता है ये आपके इसमें जो आपकी पीएच वैल्यू है वो 1 से लेकर 3.5 तक रहती है, जो आपकी गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स है वो बनाने का काम करती है। पित्त जो है इसकी जो पीएच वैल्यू है ये आपकी 7.7 रहेगी, लीवर बनाता है इसको। और जो अग्नाशय रस रहता है इसमें 7.5 से लेके 8.3 तक जो पीएच वैल्यू रहती है और इसको पेनक्रियास बनाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इसमें आंतरीय रस। जो आंतरीय रस रहते हैं, आंतरीय रस का मतलब जो इंटेस्टाइनल जो जूस बनते हैं ये इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, पीएच वैल्यू 7.5 से लेके 8.0 तक रहती है और इसको जो इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लैंड्स पाई जाती है वो बनाती है। तो भाई डेली लाइव क्लासेस के लिए जी हाँ आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। सिर्फ आपको करना इतना है, चैनल को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे हमें पता चल जाए कि आपने सब्सक्राइब कर लिया। और आपके लिए डेली लाइव क्लासेस यहाँ रोज शाम को 7 बजे के बाद हम लेकर हाजिर हो जाते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा जी हाँ जो आपने खाया, जो आपके खून में मिल गया, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ब्लड से रिलेटेड देखा था, फिर उसके बाद में गैस्ट्रिक जूस देखा, जो भी हमने खाया डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब चलिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम से आप अपना खाना खा लेते हैं उसके बाद में उसको बाहर भी निकालना होता है। बाहर निकालने का जो काम है वो करते हैं आपके उत्सर्जन तंत्र, जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपका एनएस के थ्रू बाहर निकाला जाता है, लेकिन जो यूरिन है वो भी आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू ही बाहर निकाला जाता है। पसीने जो आपकी बॉडी के अंदर जो आपका पसीना है वो जो आपकी स्किन है वो बाहर निकालते हैं। तो एज लाइक आपकी जो स्किन है वो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करती है। इवन जो आपने ऑक्सीजन को पाचित कर लिया, मीन्स ऑक्सीजन का आपने यूज कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो आपके शरीर से बाहर निकाली जाती है। तो जिसमें आपके फेफड़े हैं, जो लंग्स है, वो एज लाइक आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करते हैं। ठीक है, मेनली जो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें हम काउंट करते हैं जो आपका किडनी वाला जो पार्ट है, यूरिनरी सिस्टम है, और जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मीन्स जो आपका एनएस के थ्रू जो आपका टॉयलेट वगैरह बाहर निकाला जाता है, तो हमें मेनली इसी में काउंट करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आपका उत्सर्जन और या फिर कह सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड। पहला ही क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है। तो जो आप यूरिन करते हैं उसके साथ, मीन्स क्योंकि विटामिन जो सी है और बी है ये आपके वाटर सोल्यूबल है, तो मीन्स यहाँ पर ये जैसे ही आप पेशाब करते हैं तो इसके थ्रू विटामिन सी आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो आपको बार बार विटामिन सी लेने की जरूरत रहेगी। शरीर में जल तथा आयनों का संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है ऑस्मो रेगुलेशन। क्या कहा जाएगा भाई, पानी और जो आयंस होते हैं उसको बैलेंस बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में यूरिया का स्तर सामान्यतः कितना रहता है। तो रक्त में जो यूरिया का जो स्तर है, ठीक है, ये रहेगा आपका 20 से लेके 40 mg 100 ml, ठीक है, मिलीलीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त में कौन सा एंजाइम में पाया जाता है। तो पित्त के अंदर है कौन सा एंजाइम भाई, पित्त वो है ही आपका पित्त तेजाब है, एक तरह से कह सकते हैं उसको। पित्त को हम वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में तेजाब कहते हैं ना, बोलता है कि भाई इसको तो तेजाब ज़्यादा बन गया। तेजाब ज़्यादा नहीं बना, वो मीन्स वो एसिडिक ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये इसके अंदर कोई भी आपका एंजाइम है नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि आहार नाल के विभिन्न भाग या अंग कौन कौन से हैं। तो आहार नाल के हमने जो भाग ले देखे थे इसमें आपकी मुख गुहा, ठीक है, इसके बाद में आपकी ग्रसनी है, ग्रास नली है, इसके बाद में आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, और जो यहाँ पर जो आंत है, देखिए आंतों की जो बताई गई ना, यहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत है, ये आपकी दोनों ही 8 से लेकर 10 मीटर बनती है। 8 से लेकर 10 मीटर तक का क्यों बोल रहा है, आप इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। अभी कैसे रहेगा वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, जो 8 से 10 मीटर ने सभी पार्ट की बात कर रहा है। ठीक है, मुंह से लेकर आपका गुहा तक का जो पार्ट है ना, ये 8 से 10 मीटर का रहता है, मीन्स ये 30 से 32 फीट लंबी रहती है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाद कलिकाएं जो टेस्ट बड्स है ये किन कोशिकाओं की बनी रहती है। तो ये लाइपेज की बनी रहती है। श्लेष्मिक ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। तो ये संवेदी कोशिकाओं से स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंत रस में पाया जाने वाला एंजाइम इरेप्सिन प्रोटीन की किस अवस्था की क्रिया करता है। तो ये पॉलीपेप्टाइड में इनको बदलने का काम कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हिप्टोक्राइनिन नामक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। तो ये डेडुनम से स्रावित होता है। ठीक है, ग्रहणी से, डेडुनम। ठीक है, तो डेडुनम किसका पार्ट है भाई, छोटी आंत का पार्ट रहेगा। पूर्ण पाचक रस की संज्ञा किसे प्रदान की गई है। तो ये अग्नाशय रस को की गई है। ठीक है, तो भाई सभी तरह की जो आपकी शारीरिक शिक्षा प्रतियोगिताएं हैं जिसमें आप चाहे किसी भी स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेली लाइव क्लासेस आप सभी को अवेलेबल है और उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चैनल का नाम यहाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
रक्त में जब यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो वह क्या कहलाता है? तो जब भी आपके ब्लड के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसको यूरीमिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? यूरीमिया कहा जाएगा। और अगर ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से आपके जो जॉइंट्स उसमें भी पेन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मूत्र में कौन सा पिगमेंट मीन्स जो पीला रंग है वो पाया जाता है? तो यूरोक्रोम की वजह से यह पीला कलर है वो दिखाई देता है। उत्सर्जन की कार्यात्मक इकाई क्या है? उत्सर्जन का मतलब है कि जो किडनी है, किडनी की जो कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो ये नेफ्रॉन होती है। नेक्स्ट है हेलेनी लूप कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपकी जो किडनी की जो नलिकाएं हैं इसके अंदर पाए जाएंगे। पक्षियों का उत्सर्जित पदार्थ क्या रहता है? तो ये यूरिक एसिड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रक किसे माना जाता है? तो वास्तविक नियंत्रक, जी हाँ, जो आपका ब्लड है इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होगी उसको नियंत्रित करने का काम है वो नेफ्रॉन करते हैं। मनुष्य में पूर्ण उत्सर्जी अंग की उपमा किसे दी जाती है? तो ये किडनी को दी जाएगी। ठीक है, पूर्ण उत्सर्जी अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क का कौन सा मीन्स किडनी का कौन सा भाग है वो डायलिसिस का कार्य करता है? तो जो ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस या फिर कोशिका गुच्छ इसको कहा जाता है, तो ये डायलिसिस की प्रक्रिया पूरी करता है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो जो लार है ये आपके स्टार्च के पाचन में आपकी हेल्प करती है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थों का अंग चूषण कौन सा करता है? तो जो विषैले पदार्थ होते हैं जिसके अंदर यूरिया वगैरह है तो ये यकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण रहता है? तो जो संवेदन है शरीर के तापमान, संवेदन का मतलब है जो आपके पसीने की ग्रंथियां है तो ये आपके शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्रिकीय प्रकारियों का अवसान मीन्स जो आपका नर्वस सिस्टम है वो काम कर रहा हो और वो अभी बिल्कुल ही डैमेज ना हुआ हो, तो उस कंडीशंस में आपके जो गुर्दा है वो लिया जा सकता है। माफी चाहूंगा भाई, थोड़ी सी कफिंग हो गई है जिसकी वजह से हो सकता है मे भी आवाज़ में तकलीफ, चलिए मुझे महसूस हो रही है तो आपको तो जरूर महसूस हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मकड़ियाँ अपना उत्सर्जन मुख्य रूप से किस पदार्थ के रूप में करती है? तो यह ग्वानिन बनाती है। ठीक है, ग्वानिन। बाकी मकड़ियाँ से रिलेटेड भाई आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? तो यूरोक्रोम का जो निर्माण है वो लाल रुधिर कणिकाओं के जो हीमोग्लोबिन होता है उनके विखंडन से आपका यूरोक्रोम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूत्र से गंध क्यों और किसके कारण आती है? तो जो जीवाणु होते हैं उसके अंदर उसको यूरिया को अमोनिया में बदलने के कारण है ये जो दुर्गंध है वो आपके पेशाब में पैदा होती है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो ये किडनी के द्वारा आपका अलग किया जाता है और शरीर से बाहर निकाला जाता है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जितना भी ब्लड प्योरिफिकेशन है वो किडनी ही करती है। ठीक है, हार्ट तो सिर्फ पंपिंग का काम करता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव वृक्क आर्चरी मीन्स जो किडनी स्टोन जब बनती है तो उसके अंदर कौन सा रासायनिक यौगिक पाया जाता है? तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट रहता है जिसको आप पथरी के रूप में बोलते हैं। एंजाइम जो मूलतः एक बायो उत्पाद बने होते हैं, ठीक है, तो किसके बने रहेंगे? तो ये प्रोटीन से ही बने रहते हैं। ठीक है, एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव तंत्र में पाचक एंजाइम नहीं है, तो जो गैस्ट्रीन है ये पाचक एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रच मीन्स जो आपका सैकम रहता है, सैकम कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन है इससे आपका जो सैकम है ये आपका जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में उत्सर्जित अंग कौन कौन से हैं? तो इसके अंदर जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था जो आपकी किडनी है, फेफड़े हैं, त्वचा है, ठीक है, आपका यकृत, ठीक है, लीवर और जो आपकी आंतें हैं, तो ये आपके सभी के सभी उत्सर्जित मीन्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करते हैं। वृक्क किस आकार के होते हैं? जो किडनी किसके आकार की है? तो ये सेम के बीज का आकार रहता है। ठीक है, सेम के बीज का आकार भाई कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि वृक्क कहाँ स्थित होते हैं? तो जो कशेरुक दंड के दोनों ओर एक एक स्थित रहते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए भैया आपका मेरुदंड हो गया ना। चलिए मेरुदंड का मतलब है कि आपका स्पाइनल कोड, भाई ये स्पाइनल कोड मैंने इसके बना दिया है और स्पाइनल कोड से यहाँ से आपका, ठीक है, ये नीचे वाला पल्विक रीजन शुरू हो गया है। ठीक है, और ठीक यहाँ पे आपका लीवर रहता है। तो ठीक यहाँ, ठीक है, ये वाला जो भाग है ना यहाँ पे आपका, ठीक है, दोनों साइड में आपकी किडनी रहती है और यहाँ से फिर आपका यूरिन जो है वो आपका
नीचे की तरफ, ठीक है आपका। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि वयस्क मनुष्य के वृक्क का आकार कैसा होता है। तो जी हाँ, जो आपका एक वृक्क, ठीक है, प्रत्येक वृक्क के बारे में बता रखा है, हर एक किडनी है उसका जो आकार है वो कैसा रहेगा, ठीक है। तो ये 4 से 5 इंच लंबा रहता है और इसके साथ में 2 इंच चौड़ा रहेगा और 1.5 इंच गोल रहेगा। इट मीन्स इसके भार की अगर हम बात करेंगे तब तो ये आपका भार इसमें लगभग हो जाएगा आपका 140 ग्राम, ठीक है, 150 ग्राम के करीब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की वृक्क की भीतरी अवतल सतह क्या कहलाती है। तो इसको हाइलम कहा जाता है। निस्यंदन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो ये कोशिका गुहा के अंदर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि छने हुए द्रव को क्या कहते हैं। तो इसको निस्यंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेफ्रॉन या फिर वृक्क नलिका में रुधिर से छन कर आए जल व शेष उत्सर्जित पदार्थों के मिश्रण को क्या कहा जाता है। तो भाई जो भी आपका कह सकते हैं जो नेफ्रॉन और आपकी जो इसमें जो नलिका है, इससे जो रुधिर आपका जो छन कराया हुआ जो आपका पानी और जो वेस्ट बचता है, इसको हम यूरिन के नाम से जानते हैं, मूत्र कहते हैं, पेशाब कहते हैं। मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है। तो इसके अंदर यूरोकोटिलिक, ठीक है, यूरोकोटिलिक और यूरोकोटिलिक उत्सर्जन इसको कहा जाता है। वृक्क किस झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। तो ये पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा आपके घिरे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र निर्माण के दौरान अति सूक्ष्म छनन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है तो ये बोमन संपुट के अंदर आपकी होती है। क्रिएटिनिन किसके मूत्र में पाया जाता है। तो जो क्रिएटिनिन है ये गर्भवती और इसके साथ में जो दूध पान कराने वाली जो महिला है उसके जो पेशाब निकलता है उसके अंदर जो क्रिएटिनिन है ये आपका पाया जाता है। किस में मूत्राशय अनुपस्थित रहता है। तो मूत्राशय मीन्स जो पेशाब है वो नहीं करते हैं। तो भाई आपका जो सांप है, मगरमच्छ है और जिसके अंदर जो पक्षी, ठीक है, पक्षी तो भाई आई थिंक करते हैं, लेकिन जो स्तनधारी है वो ना करते हैं। इसके साथ में जो प्रोटोथीरिया है इनके अंदर जो मूत्राशय है ये आपका अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम फॉस्फेट का त्याग शरीर में किसके द्वारा किया जाता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट का जो त्याग है शरीर के अंदर वो आहार नाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य के मूत्र द्वारा प्रतिदिन कितना एमिनो एसिड्स का उत्सर्जन होता है। तो लगभग जो 15 ग्राम आपके अमीनो एसिड्स है, मीन्स जो आपका कह सकते हैं जो एक प्रोटीन का जो रूप है, ठीक है, अमीनो एसिड्स, तो ये बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 15 ग्राम प्रतिदिन। यूरिया के निर्माण में कितने एटीपी के अणु खर्च होते हैं। तो यूरिया का जो निर्माण होता है उसके अंदर एटीपी के जो अणु है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम कहते हैं, तो 3 अणु आपके खर्च होते हैं। बोमन संपुट में रक्त कौन पहुंचाता है। तो ये अभिवाही धमनिका पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मूत्र विसर्जन किस प्रकार की प्रतिक्रियाओं का परिणाम होता है। तो ये जो अनैच्छिक तथा ऐच्छिक प्रतिक्रियाओं के सहप्रभाव से होता है, ठीक है। अनैच्छिक कह सकते हैं जो इनवॉलेंट्री और जो वॉलेंट्री जो आपकी रिएक्शंस होती है उसके प्रभाव से जो आप पेशाब है वो करते हैं, ठीक है। मीन्स यहाँ पर जो अनैच्छिक मांसपेशी है उनको एक मैसेज मिलता है कि आपको यूरिन बाहर निकालना है, तो उसके द्वारा जो हमारी ऐच्छिक जो मांसपेशियाँ है जिन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं वो आपका यहाँ पर रिएक्शन दिखाती है और हम पेशाब बाहर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अनावश्यक अमीनो एसिड्स को यूरिया में कौन बदलता है। तो ये आपका यकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत में यूरिया का संश्लेषण किस के द्वारा होता है। तो ये जो चक्कर चलता है, जो साइकिल होता है, इसको हम कहते हैं ऑर्निथिन, ठीक है, ऑर्निथिन ऑर्जिनिन चक्र, ठीक है, साइकिल इसको कहा जाता है, ठीक है, ऑर्निथिन और ऑर्जिनिन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स हेलेंसिलिट, ठीक है, क्रेब्स हेलेंसिलिट चक्र या फिर साइकिल का किसका निर्माण होता है। तो जो आपका क्रेब्स हेंसेलिट जो साइकिल है इसमें निर्माण होगा आपके यूरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक विषैला उत्सर्जित पदार्थ क्या है। तो ये अमोनिया रहेगा, ठीक है, अमोनिया को बदलने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क नलिका में जल का अवशोषण कहाँ होता है। तो वृक्क नलिका के अंदर जो जल का अवशोषण है, ठीक है, जो वाटर का अब्जॉर्प्शन है, ये आपकी जो कुंडलित नलिका के दूरस्थ भाग में रहता है, ठीक है, जो आपकी नेफ्रॉन्स में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः मूत्र की प्रकृति क्या होती है। तो मूत्र की जो प्रकृति है ये एसिडिक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय जिसको आप कह सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति में 24 घंटे में लगभग कितना मूत्र बनता है। तो भाई 24 घंटे की हम बात करें तो 24 घंटे में लगभग आप 1.5 लीटर जो यूरिन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का पीएच मान कितना रहेगा। तो जो आपका पीएच वैल्यू है आपके पेशाब की, तो ये आपकी 4.5 से लेके 8.6 तक रहती है। मूत्र स्राव की मात्रा बढ़ जाने को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है ड्यूरेजिम, ठीक है, ड्यूरेजिम इसको कहा जाएगा।
फेफड़ों द्वारा किसका उत्सर्जन किया जाता है? तो फेफड़ों के द्वारा जो उत्सर्जन किया जाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर वेपर्स है, जल वाष्प है, इनका किया जाता है। त्वचा का उत्सर्जित पदार्थ क्या रहेगा? जो त्वचा है उसका उत्सर्जित पदार्थ है जो श्वेत ग्रंथि पानी मीन्स जो पसीना बनाती है, इसके साथ में जो यूरिया है और जो आपके अन्य यहाँ पर कह सकते हैं जो मिनरल्स कह सकते हैं जो निकलते हैं, और इसके साथ में जो आपके यहाँ पर कह सकते हैं जो लवणीय मात्रा है वो आपके शरीर से बाहर निकलते हैं। फुफ्फुस का उत्सर्जित पदार्थ क्या है? मीन्स जो फेफड़ों का उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो ये आपका CO2 रहता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। यकृत का उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो जो यकृत का उत्सर्जित पदार्थ है ये है आपका नाइट्रोजनी पदार्थ, ठीक है, इनको निष्कासन करने में सहायक करते हैं। मीन्स एक तरह से कहते हैं कि जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन का जो निर्माण होता है उसमें आपका नाइट्रोजन, कार्बन और आपकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रहती है, ठीक है। तो ठीक यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का काम नहीं करता है, तो नाइट्रोजन है उसको यूरिया के अंदर बदलने का काम किया जाता है यकृत के द्वारा और मीन्स लीवर के द्वारा, और ये आपकी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क का उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो ये नाइट्रोजनी पदार्थ जितने भी हैं वो आपकी बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है, यही वृक्क का उत्सर्जित पदार्थ कहा जाएगा। शरीर कोशिकाओं से वर्ज्य तथा विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रियाविधि को क्या कहा जाता है? तो इसको उत्सर्जन कहा जाएगा, एक्सक्रीशन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिया किस क्रिया के फलस्वरूप शरीर में एकत्रित जटिल यौगिकों का विघटन होता है? तो ये अपचय क्रिया के द्वारा होता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के द्वारा रहेगा। चयनात्मक निस्यंदन को, जिसमें कुछ पदार्थ छाने जा सकते हैं कुछ नहीं, क्या कहते हैं? तो इसको डायलिसिस कहा जाता है। सो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आई थिंक कि नॉन स्टॉप सीरीज, और इस नॉन स्टॉप सीरीज में आपको मिले हैं ढेर सारे क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट हमने 250 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए होंगे आई थिंक, जैसा मैं सोचता हूँ। और अगर आपको सीरीज अच्छी लगी तो आप क्या सोचते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और यहाँ पर जो हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते हैं वो आपको कैसे लगते हैं वो भी हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि हम आप तक और आपकी बातें, आपके मन की बातें जी हाँ वो पहुंचा सके। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। हमें दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर।